नमस्कार साथियों, विक्रमशिला विश्व अकादमी शास्त्री सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी में आज की कक्षा में हमारा टॉपिक रहेगा वाक्य। हम दोस्तों वर्ण कर चुके हैं, शब्द कर चुके हैं। सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वो क्या कहलाते हैं? वर्ण। फिर शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? शब्द। शब्द के बाद हम आते हैं वाक्य पे। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रदान करता है, किसे कहते हैं वाक्य? शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रदान करता है वही वाक्य होगा। अगर हम शब्दों को आगे पीछे करके लिख देंगे, राम स्कूल जाता है, एक वाक्य है कंप्लीट, हमें पूरी सेंस मिल रही है, पूरा अर्थ मिल रहा है उससे। लेकिन इसी को हम इस प्रकार से बोलें, राम है जाता स्कूल, अर्थ तो हमें मिल जाएगा लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वो वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। इसलिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो जो वाक्य है उसमें शब्दों का क्रम सार्थक होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए। फिर उसके बाद पढ़ेंगे वाक्य के अंग, कि वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं कि हमारा शरीर किन किन अंगों से मिलकर बना है, वैसे ही वाक्य भी दो चीज़ों से मिलकर बनता है जिन्हें कहते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। अब ये क्या होते हैं हम उसके बारे में देखेंगे। उद्देश्य या फिर उद्देश्य को हम कर्ता भी कह सकते हैं। उद्देश्य को हम कर्ता भी कह सकते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। कर्ता कौन होता है? किसी भी काम को करने वाला कर्ता होता है। तो देखो उद्देश्य में क्या होगा, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे वो क्या होगा? कर्ता होगा। या फिर हम वाक्य की दृष्टि से क्या कहेंगे उसे? उद्देश्य। इसमें क्या क्या शामिल होगा? सबसे पहले कर्ता, फिर कर्ता का विशेषण, कर्ता के लिए जो शब्द प्रयोग होगा साथ में वो भी आएगा, और संबंध कारक, अगर कर्ता का किसी के साथ संबंध बताया गया है तो वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। किसमें? उद्देश्य में। दूसरा है विधेय। विधेय को हम कर्म भी कह सकते हैं। विधेय को क्या कह सकते हैं? कर्म, कि हम जो भी काम करते हैं। या फिर हम विधेय की टाइप से देखें तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य कर्ता था वो उद्देश्य कहलाया। अब उस उद्देश्य के बारे में या कर्ता के बारे में हम जो भी बातें कहेंगे वो कहाँ पे जाएंगे? विधेय के अंदर सम्मिलित होंगी। इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी? क्रिया है, जो क्रिया होगी वो शामिल होगी। कर्म आदि कारक जो भी दिया गया है वो शामिल होगा। उसके बाद क्रिया विशेषण जो है वो भी शामिल होगा। किसके अंदर? विधेय के अंदर। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो सबसे पहला है मोहन बीमार है। मोहन बीमार है, कौन है बीमार? कर्ता का पता लगाने के लिए हम कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, कौन बीमार है? मोहन। तो मोहन क्या है? कर्ता। और कर्ता को वाक्य की दृष्टि से क्या कहेंगे? उद्देश्य। यहाँ पे उद्देश्य है मोहन। और मोहन के बारे में जो बताया गया है, देखो लिख रखा है ना हमने कि क्रिया को भी शामिल किया जाता है, क्रिया विशेषण को भी। तो बीमार है क्या हो जाएगा? विधेय। और उद्देश्य क्या है? मोहन। फिर है दशरथ। यहाँ से देखते हैं, शीला अध्यापिका है। किसके बारे में बताया गया? शीला के बारे में। तो शीला क्या है? शीला उद्देश्य है और जो बताया गया है वो विधेय होगा। अध्यापिका है, ये हो जाएगा विधेय। फिर है जतिन ने मोहन को अपना साथी चुना। किसने चुना? करने वाला कौन है? जतिन है। तो जतिन के साथ जो विभक्ति चिन्ह या फिर हम कहें प्रसर्ग चिन्ह प्रयोग किए गए हैं वो साथ में ही आएंगे, क्योंकि पेपर में अंडरलाइन करके पूछ लेंगे, बताइए निम्नलिखित में से उद्देश्य और विधेय छाटिए। तो जतिन ने शामिल है, क्या होगा? उद्देश्य है। और मोहन को अपना साथी चुना, उद्देश्य के बारे में जो भी बताया गया वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। फिर है इंपॉर्टेंट है, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार डाला। अब मारने वाला है कौन? राम। राम के साथ विभक्ति चिन्ह भी प्रयोग होगा। तो राम ने क्या है? उद्देश्य है।
ये कहाँ जाएगा? दशरथ पुत्र। तो देखो हमने पढ़ा था ना, उद्देश्य में कर्ता, कर्ता का विशेषण या फिर संबंध कारक का अगर प्रयोग किया गया है तो वो शामिल होगा। दशरथ पुत्र राम ने, संबंध का ही तो पता लगा कि राम किसका पुत्र है? दशरथ का। तो पूरा का पूरा अंडरलाइन होगा और इसको हम कहेंगे उद्देश्य। पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? उद्देश्य। दशरथ पुत्र राम ने और क्या किया? रावण को मार डाला, ये क्या कहलाएगा? विधेय। यहां क्लियर है? उद्देश्य और विधेय। अब हम करेंगे वाक्य के प्रकार। अब रचना के आधार पर हम वाक्य के प्रकार देखते हैं। पहले तो यही कि वाक्य को किन आधारों पर बांटा गया है। वाक्य के भेद हैं, दो आधार पर किए गए हैं। सबसे पहले रचना के आधार पर कि उनकी रचना या बनावट किस प्रकार से की गई, इस आधार पर है 3। और अर्थ के आधार पर के जो वाक्य है उनसे हमें किस प्रकार का अर्थ प्राप्त होता है, इस आधार पर है वाक्य के भेद 8। आज हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो 3 है उनको डिटेल से करेंगे। सबसे पहले सरल वाक्य है। सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। संयुक्त वाक्य है, संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। और फिर मिश्र वाक्य, तीसरा टाइप है मिश्र वाक्य। अब इनको देखते हैं। सरल वाक्य में क्या होता है कि जो बातें हम सिंपल सी अपनी दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य। ध्यान रखने की बात क्या है कि इसमें मुख्य क्रिया एक ही होगी। हमें ये नहीं रटना कि एक ही कर्ता होगा, वहां पे क्या होगी? ये होगी, सरल वाक्य होगा। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि मुख्य क्रिया एक होगी, कर्ता एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। और अब किन से योजक चिन्हों से जुड़े हुए होंगे? और, तथा, व, एवं। जहां पे भी ये मिलेंगे ना वहां पे क्या होगा? सरल वाक्य। लेकिन हमें अपवाद भी देखने को मिल जाएंगे, तो हमें नियम को समझना है। ये रटना नहीं कि और होगा तो सरल है, क्योंकि और है वो सरल वाक्य में भी है और संयुक्त वाक्य में भी है। फर्क क्या है कि यहाँ पे एक ही मुख्य क्रिया है। जैसे राम और श्याम जा रहे हैं, राम और श्याम जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है क्रिया? जाना। और के साथ किसको जोड़ दिया? दो कर्ता बना दी कि राम और श्याम दोनों ही जा रहे हैं, लेकिन मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया एक ही है, जाना। वर्षा हो रही है, सिंपल सी बात है। स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया, भाषण देना क्या है? ये भी एक ही क्रिया है तो सरल वाक्य हो जाएगा। मोहन दिल्ली गया है, कौन गया है? दिल्ली, मोहन गया है। और जाना क्रिया है कि वो गया, तो यहाँ पे एक ही क्रिया है। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, ये बात सिंपल साधारण शब्दों में कह रखी है। अगर इसको हम थोड़ा बहुत हेर फेर के साथ बोलेंगे ना तो वाक्य की टाइप भी चेंज हो जाएगी। याद रखना ये बात है। सिंपल है कि सूर्योदय होते ही कुहासा जाता रहा। ये कौन सा वाक्य का प्रकार था? सरल वाक्य। उसके बाद दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जब दो उपवाक्य होते हैं, वाक्य से जो छोटी इकाई होती है वो उपवाक्य होती है। जब दो स्वतंत्र उपवाक्यों को कुछ योजक चिन्हों के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। अब जो योजक चिन्ह है हम इनको देखते हैं। और, तथा, व, किंतु, परंतु, मगर, लेकिन, या, अथवा, नन, या, इसलिए, अतः, सो, अन्यथा, वरना। जहां भी इनका प्रयोग होगा वो क्या होंगे? वो संयुक्त वाक्य होंगे। यहाँ पे दो उपवाक्य है ना तो दोनों की क्रियाएं भी हमें अलग अलग मिलेगी, एक क्रिया नहीं मिलेगी। जैसे माताजी बाजार गई और बच्चों के लिए खिलौने लाई। देखो यहाँ भी और के साथ जोड़ रखा है और यहाँ भी और के साथ जोड़ रखा था। यहाँ पे दो कर्ता जोड़े थे, ये कर्ता ही तो है, दो शब्दों को जोड़ दिया और के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या है? पहला उपवाक्य है कि माताजी बाजार गई और दूसरा है बच्चों के लिए खिलौने लाई। और किस योजक चिन्ह के साथ जोड़ा? और के साथ। अब माताजी के लिए क्या है? जाना, गई क्रिया अलग है और लाई, खिलौने लाना अलग क्रिया है। दो क्रिया है, दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ा है, तो क्या होएगा? ये संयुक्त वाक्य होएगा। फिर आप फल खाएंगे या आपके लिए भोजन लाऊं? इसको छोड़ो ना, पहले अपने घर पे कोई भी आता है तो हम ये कहते हैं कि आप चाय पियोगे या कॉफी, तो दोनों में चॉइस है ना। तो आप फल खाएंगे, फल खाना है, या फिर आपके लिए भोजन लाऊं कि भोजन लेके आऊं। तो यहाँ पे भी क्या होगा? जो दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ दिया, किसके साथ? या के साथ।
तो वाक्य की कौन से प्रकार होगी? संयुक्त वाक्य। अब इसके बाद तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बचता है? मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग लाइन में तो स्पेशली ही बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे मिश्र वाक्य में क्या होगा? एक मुख्य उपवाक्य होगा और उसके ऊपर आश्रित होंगे। मुख्य उपवाक्य, उसके ऊपर जो आश्रित होंगे उनकी संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। छुट्टी क्यों होगी कल? क्योंकि किसने कहा है? मालिक ने, और इनका कहा हुआ कोई टाल नहीं सकता। छुट्टी का कारण क्या है? मालिक ने कहा। ये जो है स्वतंत्र उपवाक्य है, और जो कल छुट्टी रहेगी ये आश्रित है, निर्भर है किसके ऊपर? मालिक के कहने के ऊपर। फिर वे रुपए खर्च हो गए जो आपने मुझे दिए थे। अब जो से किन का पता लग रहा है? वे रुपए खर्च हो गए जो आपने मुझे दिए थे, तो लिंक वही तो आया कि कौन से रुपए? वे रुपए जो आपने मुझे दिए थे। फिर है जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। अब यहाँ पे पहले क्या हुआ? सूर्योदय हुआ और तभी क्या हुआ? कुहासा जाता रहा। सूर्योदय होने के ऊपर डिपेंड क्या करता है कि सूर्योदय का तो होना है और कुहासे का जाना है। अब मैंने कहा था ना कि शब्दों के हेर फेर से वाक्य के प्रकार भी बदल जाते हैं। देखो हमने साधारण में तो ये कहा सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, सिंपल बात थी। लेकिन इंस्टेंट में क्या आ गई? जैसे ही वैसे ही। इन योजक चिन्हों के साथ जोड़ दिया कि जैसे ही सूर्योदय हुआ तो कुहासा जाता रहा। तो कौन सा हो गया? मिश्र वाक्य। यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होते। अब सफल होना किसके ऊपर निर्भर था? मेहनत करने के ऊपर। उसने मेहनत की नहीं, उसको सफलता मिली नहीं। तो ये भी क्या हुआ? एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। और मिश्र वाक्य में मुख्य पहचान क्या होगी? जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, यहाँ पे योजक चिन्हों में की, क्योंकि, ताकि, इस टाइप के योजक चिन्ह मिलते हैं, या फिर जैसे ही, वैसे ही। हमें पता लग जाएगा कि ये आश्रित है कि निर्भर है, और योजक चिन्हों को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रकार कर लेंगे। हमने किया वाक्य का प्रकार रचना के आधार पर कि उसकी बनावट किस प्रकार से हुई है। पहला सरल वाक्य है, दूसरा संयुक्त वाक्य है, तीसरा मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य में क्या होगा? जो सिंपल साधारण बातें हैं वो सारी की सारी शामिल हो जाएंगी। कर्ता एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक ही होगी। संयुक्त वाक्य में क्या होगा? संयुक्त है, वाक्य तो है ही वो, लेकिन आपस में जोड़ दिया। जब दो उपवाक्यों को आपस में योजक चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन वो डिपेंड नहीं होते एक दूसरे के ऊपर, तो क्या है? योजक चिन्ह संयुक्त वाक्य है। उसके बाद तीसरा मिश्र वाक्य है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही कि एक तो ये आश्रित होगा, एक तो प्रधान उपवाक्य होगा और उसके ऊपर आश्रित एक या एक से ज़्यादा वाक्य हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब